Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे थे और उसका हम लोग यूनिट 1 कवर कर रहे थे। यूनिट 1 बेसिकली क्या था? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ओके, सो हम लोगों ने कवर किया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था व्हाट आर द फंक्शंस और रोल्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन ए कंट्री। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट्स थे: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एसेट्स एंड सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पहला कंपोनेंट था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो रोल था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसका फंक्शन, रोल, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उसमें जो एक एक टाइप में डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली अपलोड करते और वो भी सीक्वेंशनली एक पेपर का पूरा क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करते। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चैनल का मोटिव है वो बेसिकली ये है कि चैनल में बीकॉम का जो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स बीकॉम को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते, तो उन्हें अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना बेसिकली मोटिव है। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक होते हैं आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक है आपका नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, अब अगर हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें ना, तो इंडिया में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में जो मेजर और जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो है इंडिया का सेंट्रल बैंक। हर एक देश में कोई ना कोई एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, जो कि उस कंट्री का मेन बैंक होता है। चाइना में भी है, इंडिया में भी है, हर एक चीज में, हर एक कंट्री में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऐसा बैंक होता है। ओके, जैसे कि चाइना में है सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, ठीक है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं ना, फेडरल रिजर्व जो है, ओके, तो वो अमेरिका का जो अपेक्स है और जो अपेक्स बैंक है वो है, ठीक है। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो अमेरिका का जो बैंक है, हर एक कंट्री में कोई ना कोई एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे देश में भी एक ऐसा बैंक है जो कि इंडिया की पूरी बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। और उस बैंक का नाम है, आप सबको पता होगा, उस बैंक का नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप अगर आपके पास जो पैसा है उसे इशू करने से लेके उसको मैनेज करने तक, उसकी रेगुलेशंस तक, सब कुछ कौन मैनेज करता है? RBI मैनेज करता है, ठीक है। इंडिया में जितने भी बैंक्स वगैरह है उनकी जो ऑपरेशंस है उन्हें कंट्रोल करना, उनके ऑपरेशंस को स्मूथली कंडक्ट करना, टाइम टू टाइम न्यू रेगुलेशंस लाना, ये सब एक सेंट्रल बैंक का काम होता है जो कि इंडिया में RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो द बैंकिंग इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द बैंक, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द RBI as the apex institution organize, runs, supervise, regulate and develop monetary system and the financial system of the country. इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम एंड मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना यह RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और RBI अपना पावर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। जितने भी बैंक्स है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऑल आर रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। The main legislation governing the commercial bank in India is Banking Regulation Act 1949। जो मेजर बैंकिंग लॉ है इंडिया में आज के टाइम पे, तो सिर्फ एक ही लॉ है, वो है 1949 वाला इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949, ठीक है। अच्छा देखो, इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को भी ना बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड किया गया।
पहले तो हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगेन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब वो बैंक है जो कि वो बैंक या फिर वो इंस्टीट्यूशन है या फिर वो सेक्टर है जो कि आरबीआई के कंट्रोल में आता है, जिसे आरबीआई ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो कि आरबीआई की कंट्रोल में आते हैं उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि आरबीआई की कंट्रोल में नहीं आते हैं। सर ऐसे कौन बैंक है या फिर ऐसे कौन पैसों की कारोबार करते हैं, कौन सी कंपनी या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आरबीआई भी कंट्रोल नहीं करता? आप लोगों ने नाम सुना होगा चिट फंड का, आप लोगों ने नाम सुना होगा चिट फंड का। चिट फंड है, ठीक है, आपकी विलेज मनी लेंडर्स जो होते वो होते, आपकी इंडिजीनियस बैंकर्स वो होते, आपकी जो निधि कंपनी होता है, कंपनी होता है निधि कंपनी बोल के, वो भी आपका होता है। ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। आपने एक तो नाम सुना होगा चिट फंड वाला पैसा, तो चिट फंड वाला जो केस है वो आरबीआई के अंडर नहीं आता है, आरबीआई उसे कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन आपके जितने भी बैंक है, आपकी चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, आपकी चाहे नॉर्मल बैंक हो, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ऑल दीज बैंक्स आर अंडर आरबीआई कंट्रोल। इन सब बैंक के ऑपरेशन कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में आंसर देना है। बेसिकली दो क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, कब उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, कब कमेंसमेंट हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, एंड कौन सी कमिटी की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था एंड किस कमिटी के रिकमेंडेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। यहां तक अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, वीडियो लगातार अगर आप देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है। जो जो आंसर देंगे मैं उनको एक हार्ट दूंगा। ठीक है, सो क्या है कि आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था एंड आरबीआई किसके कहने पे, कौन सी कमिटी के कहने पे आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, आरबीआई के बारे में एक छोटा सा टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी एग्जाम में अगर आ गया तो आप आराम से लिख पाओगे अपने देश की सेंट्रल बैंक के हिसाब से। ओके, अपने देश की सेंट्रल बैंक के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख पाओगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे मैंने बोला कि जो कि आरबीआई कंट्रोल करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि जो आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, जो कि सिस्टमेटिकली नहीं है, जो कि छोटे लेवल पे ऑपरेट होता है। ओके, अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दो तीन प्लेयर्स ऐसे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दो तीन स्टेक होल्डर्स ऐसे जिनमें हर किसी का रोल सेपरेट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जो कि आरबीआई के कंट्रोल में आता है, पूरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को आरबीआई कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सबसे बड़े प्लेयर या फिर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना बैंकिंग में, वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। आप जितने भी आज के टाइम पे मेजर बैंक्स देखते हो, छोटे मोटे बैंक को छोड़ दो, जो भी बड़े बड़े बैंक्स है ना, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, आपका एचडीएफसी हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि सर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इनके फीचर्स क्या क्या है, कॉमर्शियल बैंक की हिस्ट्री क्या क्या रही है, इंडिया में कितने कॉमर्शियल बैंक थे, आज कितना है, इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास राइट्स होता है या फिर जिन्हें पावर मिला है कि लोगों से डिपॉजिट लेने का एंड लोगों को लोन देने का। ठीक है, आपसे वो डिपॉजिट लेते और आपको क्या करते, लोन प्रोवाइड करते, मतलब आपको नहीं, जिसको चाहिए पैसा उसे लोन प्रोवाइड करते। बेसिकली यही दो फीचर्स है। जब ये दो फीचर्स किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के पास है उसे हम बोलेंगे कमर्शियल बैंक। ओके, अगर ये दोनों किसी के पास है उसे हम बोलेंगे कमर्शियल बैंक। ओके, सो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट डील्स विद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। एक तो वो डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट लेते, तो दो फीचर है, डिपॉजिट लेना, लोन देना, ये कमर्शियल बैंक की फीचर होता है। ठीक है, दैट डील्स विद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर क्लासिफाइड इनटू
स्केड्यूल बैंक एंड नॉन स्केड्यूल बैंक। देखो कॉमर्शियल बैंक को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कॉमर्शियल बैंक को भी स्टूडेंट्स दो टाइप पे डिवाइड किया गया है, एक है स्केड्यूल कॉमर्शियल बैंक और एक है नॉन स्केड्यूल बैंक। आज के टाइम पे इंडिया में ज्यादा नॉन स्केड्यूल बैंक है नहीं, सिर्फ 4 बैंक ऐसे जो कि नॉन स्केड्यूल बैंक से, बाकी सारे के सारे स्केड्यूल बैंक कैटेगरी में आते हैं। सर स्केड्यूल बैंक एंड नॉन स्केड्यूल बैंक में क्या डिफरेंस होता है? देखो स्केड्यूल बैंक आरबीआई का एक स्केड्यूल बैंक का लिस्ट है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से आरबीआई की उस स्केड्यूल में जो भी आते हैं ना बैंक्स, उन्हें बोला जाता है स्केड्यूल बैंक्स। स्केड्यूल बैंक्स को ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, ज्यादा फ्रीडम मिला है और ज्यादा ऑपरेशनल जो एक्सपांशन करने का जो ग्रोथ है वो मिला है। ठीक है, डिपॉजिट ले सकते हैं, लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉरेक्स वगैरह के काम कर सकते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज वगैरह को ट्रांजैक्शन को अलाउ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आरबीआई ने फॉरेन बैंक्स को, मतलब जो स्केड्यूल बैंक है उन्हें प्रोवाइड किया है। जबकि नॉन स्केड्यूल बैंक की अगर हम कैटेगरी देखें, नॉन स्केड्यूल बैंक के पास थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतना काम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो स्केड्यूल बैंक जिनके पास ज्यादा, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे ज्यादा पावर होता है, फिर सबसे ज्यादा बेनिफिट जो ले सकते हैं वो स्केड्यूल बैंक से। उसके बाद नॉन स्केड्यूल बैंक्स आते हैं जो कि आरबीआई थोड़ा जिनके काम को रेस्ट्रिक्ट करता है। ओके चलो, इंडिया में अगर मैं अभी के टाइम पे बात करूं, ओनली 4 बैंक ऐसे हैं जो कि नॉन स्केड्यूल बैंक्स है। ओके, ये भी आप लोग कमेंट में ट्राई करिए बताने के लिए कौन कौन से बैंक्स नॉन स्केड्यूल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, कौन से 4 बैंक, और बाकी के जितने भी बैंक्स है वो ऑल आर स्केड्यूल बैंक्स। ओके अच्छा, कॉमर्शियल बैंक की स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है सर? स्ट्रक्चर मतलब कॉमर्शियल बैंक इंडिया में कैसे टाइप, किस टाइप के? ओके, क्या मतलब क्या स्ट्रक्चर है कॉमर्शियल बैंक का, जिसका मतलब ये है कि कॉमर्शियल बैंक इंडिया में कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कैसे कैटेगरीज में है। देखो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली इंडिया में 3 टाइप के, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक है फॉरेन बैंक। ओके, सो कॉमर्शियल बैंक 3 टाइप के होते हैं। मैं तीनों का एक एक बढ़िया बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, लेकिन यहां से पहले सबसे पहले नंबर समझ लीजिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक आज के टाइम पे 27 नहीं है। आज के टाइम पे सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर से, ओनली 12 बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक आज के डेट में। सर पहले ये बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है? देखो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक्स होते जिनमें गवर्नमेंट का शेयर इन्वॉल्व रहता है, जिनमें गवर्नमेंट का शेयर रहता है, यानी कि जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है ना, उन्हें बोला जाता है मेजॉरिटी शेयर जब गवर्नमेंट का रहता है तो उसे बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका एसबीआई, आपका आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपकी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, इसमें एक और बैंक आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें एक और बैंक आता है यूनियन बैंक। ये सारे जो बैंक्स है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ऐसे करके इंडिया में 12 बैंक्स है, आप याद कर सकते हो कौन कौन से 12 बैंक्स है। एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, आपका इंडियन बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, आपकी और भी बहुत सारे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ऐसे 12 बैंक्स आज के टाइम पे जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जिनमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता है। और इसमें से जो सबसे बड़ा बैंक इंडिया का है वो है एसबीआई। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो है एसबीआई। सर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक 27 थे, अब आज के टाइम पे 12 क्यों है? क्योंकि देखो बहुत सारे बैंक्स को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बहुत सारे लोग हो जा रहे हैं, सारे बैंक्स को मर्ज करो और बड़ा बड़ा बैंक बनाओ, ठीक है, ताकि ऑपरेशन में इजी हो। जैसे कि हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया, यूको बैंक एक था, यूको बैंक बोल रहा हूँ, आंध्रा बैंक बोल के एक बैंक था, आंध्रा बैंक को इन लोगों ने मर्ज करवा लिया यूनियन बैंक के साथ, तो आंध्रा बैंक की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। एक और गवर्नमेंट का बैंक है जिसका नाम है यूको बैंक। गवर्नमेंट की बात चल रही है कि उस बैंक को भी क्या करे, किसी के साथ मर्ज करवा ले, ठीक है। तो मर्ज करने से क्या होगा कि बैंक्स बड़े बनेंगे। गवर्नमेंट का जो फ्यूचर में टारगेट है ना, आरबीआई वाले ने बोला है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम 3 बड़े बैंक रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3, बाकी जितने भी छोटे बैंक है वो सब कुछ मर्ज करने वाले हैं, ताकि इंडिया में बहुत बड़ा बैंक बन पाए। पूरे दुनिया में जो ग्लोबल ऑपरेशंस है ना, वो ग्लोबल ऑपरेशंस हैंडल हो पाए, ऐसे बैंक्स इंडिया में बनना चाहिए। तो जितने भी आज के टाइम पे 12 बैंक है, आगे जाके आपको पता चलेगा कि सर 3-4 ही बचा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको मर्ज करवा लिया, ठीक है, सारे बैंक को मिला लिया, अब एक बड़ा बैंक बनाने वाले। अच्छा सर, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं? जो जिसमें गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो क्या है, वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, ठीक है,
आपका आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, आपका एक्सिस बैंक, ठीक है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर मैं बोलूं कि आज के टाइम पे सर इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो इसका आंसर होगा एचडीएफसी। ओके, एचडीएफसी बैंक। कभी कभी आईसीआईसी भी नंबर 1 पे चला जाता है, लेकिन 3 बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आता है आपका एचडीएफसी बैंक, दूसरे नंबर पे आता है आपका आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पे आपका आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है सिर्फ एक ही बैंक है गवर्नमेंट का बैंक जो है एसबीआई टॉप 10 बैंक्स के अंदर आता है, ठीक है। और इंडिया की टॉप 10 कंट्रीज के अंदर भी एसबीआई आपका, इंडिया की टॉप 10 कंट्रीज बोल रहे हो, टॉप 10 कंपनीज के अंदर भी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आता है। टॉप 10 कंपनी में एक ही कंपनी है इंडिया गवर्नमेंट का, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे पुराना बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है। और कोई भी इंडिया का आदमी एक बार तो एसबीआई का अकाउंट ओपन करता है। लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं ना, वो इतना बड़े कैसे सर बन गए गवर्नमेंट बैंक से भी। प्राइवेट सेक्टर बड़ा बनने के पीछे जो मेजर रीजन है वो है सर्विसेज, टाइमली सर्विसेज। अगर सर्विसेज आप एसबीआई के पूछोगे तो बहुत ही खराब होते, ठीक है, कंपेरेटिव टू अगर आप एचडीएफसी और आईसीआईसी और कोटक की बात करोगे तो दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड सर्विसेज और एक्सीलेंट सर्विसेज। आप जाओगे, आपका काम इमीडिएटली वो करवा लेंगे, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इसलिए बड़े बड़े लोग अपना पैसा कहाँ पर रखते हैं, प्राइवेट बैंक में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद भी और भी बड़े बड़े बैंक है, कुछ फॉरेन बैंक है जो कि इंडिया में बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि आपका एचएसबीसी। ओके, जैसे कि आपका एक बैंक है एचएसबीसी, ये एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है। आपका सिटी बैंक की अगर मैं एग्जांपल लूँ, ये भी एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि फॉरेन बैंक है। आपका अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वो भी एक है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो भी एक अच्छा बैंक है और फॉरेन बैंक है। आपकी अगर मैं बात करूं यूएसबी एक यूबीएस बैंक जो है ये भी एक सिंगापुर बेस्ड ब्रांच है, स्विस बैंक है, ये भी एक अच्छा बैंक है, ठीक है। सो बहुत सारे फॉरेन बैंक है जो कि आज के टाइम पे इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स को 3 टाइप में लिया गया है, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक है आपका फॉरेन बैंक, ठीक है। अच्छा, 1969 से पहले बच्चों सिर्फ एक ही पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसका नाम था एसबीआई, ठीक है। 1969 से पहले एक ही बैंक था जो कि था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी बैंक्स थे वो सारे के सारे नॉर्मली प्राइवेट बैंक्स ही थे। लेकिन गवर्नमेंट ने धीरे धीरे क्या किया, गवर्नमेंट ने बैंक का नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने उन बैंक्स में अपना स्टेक खरीद लिया, गवर्नमेंट ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद लिया, जिसके बाद वो गवर्नमेंट के अंडर आ गए, गवर्नमेंट की कंपनी बन गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने वो क्या किया, उन सारे बैंक्स को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ऐसे करके 1969 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 बैंक्स को नेशनलाइज बैंक कर लिया, 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज बैंक में कन्वर्ट कर लिया। और पूरे देश में उन्होंने क्या किया कि, और जो रीजन था ना, वो रीजन था कि पूरे देश भर में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ऑपरेट करना। आपने देखा होगा कि आप अगर कोई छोटे गांव से बिलोंग करते हो, आप एक छोटे एरिया से बिलोंग करते हो ना, वहां पे आपका ना तो एचडीएफसी बैंक होगा, ना तो एसबीआई मतलब आईसीआईसीआई बैंक होगा, ना तो कोई और बैंक होगा। ये बेसिकली क्या करते, छोटे शहरों में जाते ही नहीं थे। जो एचडीएफसी बैंक है, जो आईसीआईसीआई बैंक है, जो एक्सिस बैंक है ना, ये छोटे मोटे शहर में जाते ही नहीं थे। ये जो फॉरेन बैंक है ये तो सिर्फ इंडिया में मतलब बहुत रेयर है। अगर आप उड़ीसा में भी बात करोगे, भुवनेश्वर में 1 या फिर 2 बैंक ऐसे है, जो एचएसबीसी बैंक है उसका एक ही ब्रांच है भुवनेश्वर में, ठीक है। लेकिन मुंबई वगैरह में, हैदराबाद वगैरह में ये ब्रांच है, लेकिन इंडिया में बहुत कम ऑपरेट करते, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके जो कस्टमर है वो बड़े शहरों में रहते, वो टॉप क्लास मेट्रो सिटीज वगैरह में रहते। तो बैंक हमेशा टारगेट करता है कि भाई कहां से पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, गवर्नमेंट का नॉर्मली ये टारगेट रहता है कि भाई लोगों को सर्विसेज कैसे मिल पाएगा, लोग कैसे अपना पैसा सेव करके रख पाएंगे। इसीलिए सिर्फ एक ही ब्रांच था, एक ही बैंक था जो पहले नेशनल बैंक था, ठीक है, वो था एसबीआई। और एसबीआई को बनाया भी इसी मोटिव से किया गया था कि पूरा देश का ये बैंक बन सके, पूरे देश का आम इंसान जाके इस बैंक में पैसा रख पाए। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि सिर्फ एक बैंक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये सिर्फ बड़े शहर में ही रहते, तो रूरल डेवलपमेंट, गांव के एरिया में लोग पैसा नहीं रख पाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 बैंक को नेशनल बैंक कर लिया 1969 में, ओके। उसके बाद 1980 में बाकी के जो कुछ 6 बैंक्स थे उन्हें भी नेशनलाइज किया गया ताकि बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हो पाए, ओके। और ये जो टोटल नंबर था
वो 2000 के टाइम पे क्या हो गया, 20 को इंप्रूव हो गया। ओके अच्छा, इंपैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। सर नेशनलाइजेशन कर लिया लेकिन कुछ फायदा हुआ क्या बैंकिंग सेक्टर में? बिल्कुल हुआ। जब नेशनलाइजेशन 20 बैंक्स का किया गया तो उस केस में क्या हुआ, बैंक्स की रैपिड ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रांच अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि बैंक गवर्नमेंट के पास जब आ जाता है पावर तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप ये एरिया में बैंक जाके खोलो, बैंक्स की मल्टीपल ब्रांच ओपन होता है। कुछ कुछ जगह पे ब्रांच जो होता है ना वो लॉस मेकिंग होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ओपन करता है क्योंकि लोगों का पैसा जो है ना वो सेव होके रह पाए, लोगों को लोन मिल पाए, लोग अपना जो सेविंग हैबिट है वो इंप्रूव कर पाए। अगर प्राइवेट बैंक होंगे ना वो ओपन नहीं करेंगे। जैसे कि मेरे गांव के आसपास एसबीआई है, यूको बैंक है, आपका यूनियन बैंक है, लेकिन आपका एचडीएफसी बैंक नहीं है। क्यों नहीं है सर बैंक? क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि एचडीएफसी को पता है कि भाई वहां पे कोई पैसा नहीं रखेगा, हमारे वो कस्टमर नहीं है, दे आर नॉट आवर ऑडियंस। ओके जो टारगेट कस्टमर होते हैं ना वो एचडीएफसी के टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटीज में मिलेंगे, कैपिटल सिटीज में, जो मेट्रो सिटी है या फिर डेवलप्ड सिटी है वहां पे मिलेंगे। तो इसीलिए एचडीएफसी का जो ब्रांच होता है वो नॉर्मली डेवलप्ड सिटीज में होता है। ओके सो दूसरा जो हो गया था वो था फास्टर ग्रोथ इन द डिपॉजिट एंड एडवांसेस, इंप्रूव एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। रूरल एरिया में एंड सेमी अर्बन एरिया में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मोटिव था, बैंक्स को नेशनलाइज करना। ओके अच्छा, अगर नंबर ऑफ ग्रोथ नंबर की बात करें ना, ग्रोथ नंबर की बात करें तो देखो 1951 में इंडिया में टोटल कितने बैंक थे शेड्यूल बैंक्स? 92। 1986 की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर कितना था? 273। 1997 की अगर हम बात करें तो कितने थे? 297। 2000 में कितने थे? 297 शेड्यूल बैंक एंड 1 नॉन शेड्यूल बैंक था। लेकिन आज के टाइम पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, 2025 में अगर मैं बात करूं तो 125 बैंक से, सॉरी 128 कॉमर्शियल बैंक से, 2025 में अगर मैं बात करूं तो देयर आर 128 कॉमर्शियल बैंक्स, जिसमें से 124 शेड्यूल बैंक से एंड 4 जो है वो नॉन शेड्यूल बैंक से। ठीक है 2025 में 128 कॉमर्शियल बैंक से, जिसमें से 124 शेड्यूल बैंक से एंड आपका 4 जो है वो नॉन शेड्यूल बैंक से। ठीक है चलो अच्छा सर अब बात करते हैं आपका फंक्शंस एंड चेंजिंग रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सर कॉमर्शियल बैंक का आपने बोला था कि बेसिकली 2 मेजर फंक्शन होता है, एक होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और एक होता है क्रेडिट यानी कि लोन प्रोवाइड करना। लेकिन क्या टाइम वाइज कॉमर्शियल बैंक का कुछ फंक्शन में चेंजेस आया है? बिल्कुल चेंजेस आया है। देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिशनली कॉमर्शियल बैंक्स आर फोकस्ड ऑन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज। बैंक्स की 2 ही मेन रोल होता है, एक होता था एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और दूसरा था शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, 1 साल के लिए 2-3 साल के लिए लोन प्रोवाइड करना, ये बेसिकली था। However, after 1990 economic liberalization, the role of the commercial banks expanded. Bank began financing long-term industrial projects, infrastructure development. ये सब भी बैंक ने करना स्टार्ट कर लिया। देखो पहले था कि भाई हम रिटेल में ही टारगेट करेंगे, रिटेल मतलब जो हमारे जैसे लोग होते हैं ना, पर्सनल लोन्स, आप लोग अपना पैसा वहां पे रखोगे और कोई पर्सन को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए ऐसा लोन ले सकता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन ले सकता है। लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनीज इंडिया में आए और बाहर की कंपनीज जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, तो आरबीआई ने भी कमर्शियल बैंक्स को और थोड़ा सा पावर देना स्टार्ट कर लिया कि भाई देखो आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, जो कंपनीज है या फिर जो बिजनेस लोग है ना, बिजनेस करते जो लोग, उन्हें क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन दे सकते हो। उन्हें उनका कोई बिजनेस का प्रोजेक्ट होने वाला है, कोई कंपनी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे सकते हो। तो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारे जो फायदे ये कमर्शियल बैंक्स को और इंप्रूवमेंट करने में मदद किया। ठीक है, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन 1983 इंक्रीज कंपटीशन, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड एनहांस द सर्विस क्वालिटी। जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आया ना, आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक टाइम पे एसबीआई के लोग कितना रूडली बात करते थे। आज के टाइम पे अगर आप एसबीआई के जाओगे ना, एसबीआई वाले आज क्या करते हैं, एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर ले रखा है। ओके, कभी एसबीआई का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा था? नहीं देखा था ना, लेकिन अभी आज के टाइम पे देखोगे, यही तो कलयुग है ना।
एक टाइम पे आप LIC का ऐड नहीं देखते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप LIC का ऐड देखते हो, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है। सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर में SBI आज के टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट कर रहा है, और उसका मेन मोटिव अब क्या है, बैंकिंग प्रॉफिट के लिए है, ना कि अब वो सिर्फ सर्विस देना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि भाई लोगों को जहां पे अच्छा सर्विस मिलेगा लोग वहीं पे जाएंगे। पैसा अब लोगों के लिए मैटर नहीं करता है। बैंक, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कुछ मैटर नहीं करता है। तो अगर HDFC वाले अच्छा सर्विस देंगे तो HDFC में चले जाएंगे लोग, अगर ICICI वाले अच्छा देंगे तो ICICI में जाएंगे, अगर SBI अच्छा देता है तो SBI में जाएंगे। इसीलिए SBI ने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना अपना स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, एंट्री इनटू मर्चेंट बैंकिंग, और एक जो मेजर स्टेप था कॉमर्शियल बैंक्स की सक्सेस के लिए इंडिया में ना, वो था मर्चेंट बैंकिंग के लिए। अच्छा, मर्चेंट बैंकिंग क्या था, देखो, ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन इवैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर वाज एंट्री ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इनटू मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। ओके, मर्चेंट बैंकर्स एक्ट एज द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी एंड प्रोवाइड सर्विसेज सच एज issue मैनेजमेंट एंड अंडरराइटिंग, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, असिस्टेंस इन रेजिंग कैपिटल। देखो, जैसे कॉर्पोरेट बैंक ने मर्चेंट बैंकिंग में अपनी स्टेप रखा ना, मर्चेंट बैंकिंग बेसिकली क्या होता है, जो बिजनेस करते हैं ना जो लोग, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सर्विसेज मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ लोन देना नहीं है, यहाँ पे क्या होगा कि वो लोग उन्हें अंडरराइटिंग देंगे। जब कोई कंपनी लोगों से पैसा लेता है, शेयर वगैरह इशू करता है ना, जब कोई कंपनी अपना शेयर वगैरह IPO वगैरह लेके आता है, तो उस टाइम पे उसका रिस्क रहता है कि लोग मेरे शेयर खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, कोई बैंक वगैरह को अपने अंडरराइटर होल्ड करते हैं, अंडरराइटर रखते हैं। तो उस केस में बैंक वाले ये सर्विस भी आज के टाइम पे प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, प्रोजेक्ट के बारे में आइडिया अगर नहीं है तो वो काउंसिल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंट रेजिंग कैपिटल, दूसरे बाहर वालों से पैसा लेने में, लोगों से पैसा उठाने में ये लोग भी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मर्चेंट बैंकिंग में आते हैं। तो मर्चेंट जो कॉमर्शियल बैंक है ना, कॉमर्शियल बैंक आज के टाइम पे सब कुछ कर रहे हैं। वो लोग शेयर वगैरह भी इशू कर रहे हैं, वो लोग डीमैट अकाउंट वगैरह भी बना रहे हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड वगैरह भी इशू कर रहे हैं। सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग, डिपॉजिट लेना, लोन देना, इसमें अब वो लोग लिमिट नहीं रख रहे, क्योंकि कंपटीशन ग्रो हो रहा है। लोगों को अपना पैसा अब FD में ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। लोग चाहते हैं कि भाई हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, तो बैंक्स में उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉमर्शियल बैंक के बारे में एक डिटेल नॉलेज आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है, उनका हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा बताइए, तो आप ये सारा का सारा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, फॉरेन बैंक के बारे में बात करेंगे, तो और जो कंपोनेंट्स है ना इंडियन ऑर्गेनाइज बैंकिंग सेक्टर का, उसके बारे में बात करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।